Capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab. This is the topic of the day. And today's class we will be doing what will happen if I keep a dielectric slab or a conducting slab inside a capacitor, right? How its capacity is going to change. That is the main question. And then I've got many questions, whatever we have studied in the capacitance, energies, common potential and all. I've got a lot of questions out of that and we will be solving all that questions also in this today's class. Okay, चलिए बताओ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरे पास है, यहाँ पर है मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आप लोग सबको इसको बेसिक्स आता है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में क्या होता है? एक ए होता है, यहाँ मुझे देख भाई, यहाँ ठीक है, एक इसमें रखो और मेरे पास इस तरफ आइए, थोड़ा सा जस्ट 1 सेकेंड बेटा. यहाँ आप यहाँ बेंच को लीजिए. तो क्या मतलब ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस में आने का? और मुझे दिखना चाहिए वेदांश, ठीक है. ओके, अब मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मुझे पता है दो प्लेट होते हैं, उस दोनों के बीच में डी होता है, दोनों को स्टैंड के ऊपर लगाते हैं और हम ग्ली प्लेट को क्या कर देते हैं, है ना, उसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं. ये बेसिक कैपेसिटर है मेरा. अब वो कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब. यहाँ इन दोनों के बीच में मैंने एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, मैंने मेटल की स्लैब डाल दी. इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलमोस्ट हम खत्म करने वाले हैं. तो बच्चों मुझे कौन बताएगा कि इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है या फील्ड नहीं होती है? इस मेटल स्लैब के अंदर मेटल की स्लैब है और इस मेटल स्लैब के अंदर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है या इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती? बी श्योर, नहीं होती. कोई भी मेटल के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता. ठीक है, अब हम मानते हैं कि इसकी जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज इक्वल टू से टी. कितनी है? जो मेटल की जो हमने एक डाला ना स्लैब, उस स्लैब की थिकनेस कितनी है? मेटल की स्लैब की थिकनेस दैट इज इक्वल टू से टी. ठीक है, अब ये टी थिकनेस वाली जो स्लैब हमने इसके अंदर में डाला है, इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है. मैंने चार्जिंग करी, प्लेट ए जो है उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दी और प्लेट बी को मैंने क्या करी, प्लेट बी को मैंने आपको नेगेटिव चार्ज अपने आप इंडक्शन से आ गया. देखिए ये मेटल प्लेट है, तो क्या यहाँ पर इंडक्शन से नेगेटिव आ जाएगा? हाँ नहीं, बिल्कुल आ जाएगा. और इंडक्शन की वजह से जितना चार्ज मेरा प्लेट ए में है उतना ही चार्ज का यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा. इस तरफ आपका फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास में माइनस चार्ज आ जाएगा. क्या ये कैपेसिटर कुछ ऐसा दिख रहा है कि मुझे इन दोनों ए और बी के पास, देखो कभी भी कैपेसिटेंस निकालनी है तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताया था. बोलिए क्या स्टेप है? क्या स्टेप है? बोलिए. पहला स्टेप अंकन पांडे, पहला स्टेप क्या रहेगा? मैम चार्ज निकालते हैं. दूसरा चीज उसके बाद दूसरा क्या करना है आपको? पोटेंशियल निकालना है. और तीसरा हमने क्या बोला? कैपेसिटी डिवाइड करने के लिए बोला. भैया वही 3 स्टेप यहाँ भी हमको फॉलो करनी है. चार्ज कितनी है? स्टेप नंबर 1 चार्ज. चार्ज कितना मैंने दिया? बोलिए. जो चार्ज इसमें आ रहा है द चार्ज इज इक्वल टू क्यू. ठीक है भैया, अब मुझे निकालनी है पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट ए एंड द प्लेट दैट इज बी. किस किस के बीच में निकालना है मुझे पोटेंशियल? प्लेट ए और प्लेट बी. अच्छा, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया बेटा? पोटेंशियल निकालने के लिए बताया कि जो होता है उसमें फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है. भाई यहाँ पर फील्ड कितनी है? जो इन दोनों के बीच में जो फील्ड आ रहा है ना, कहाँ गया? जो मेटल के प्लेट के अंदर मुझे पता है कि उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दैट इज इक्वल टू 0. तो मुझे फील्ड कहाँ कहाँ मिला बताओ?
मुझे फील्ड यहाँ मिला, कितना मिला? तो बोले सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आदित्य कितना मिला यहाँ पर? दो प्लेट के बीच में कितना फील्ड मिलता है? सब लोग बोले सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कितना आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, तो डिस्टेंस कितना मिला? फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। क्या मैं पूरा लू या पूरा ना लू? ई मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। पूरा डी लू या डी माइनस टी लू? बोलिए। डी माइनस टी। क्यों डी माइनस टी? क्योंकि अंदर टी में तो कोई फील्ड बना ही नहीं। अरे फील्ड नहीं बना तो उसका मतलब उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं मिल रहा है। नहीं, प्लेट के बाहर जरूर मिलेगा, लेकिन उसके अंदर में तो फील्ड ही नहीं है, तो हमें उसको कंसिडर ही नहीं करना है। तो वी ए बी मिल गया। अब निकालो कैपेसिटेंस। बताओ कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो तुमने बोला चार्ज डिवाइडेड बाय कितना बोला? पोटेंशियल। अच्छा बेटा, चार्ज के लिए चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो चार्ज कितने के बराबर होगा? सिग्मा इंटू ए। इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने क्या लिया है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा? डी माइनस टी, है ना? क्या आया यहाँ पर? दैट इज इक्वल टू डी माइनस टी। बेटा चार्ज की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू ए, और v की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू ब्रैकेट के अंदर डी माइनस टी डिवाइडेड बाय क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा को काटिए तो क्या ये कितना आ गया? कैपेसिटेंस कितनी आ गई? बोलिए कैपेसिटेंस कितनी आ गई? ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया? डी माइनस टी। अच्छा, जब आप बिना स्लैब के लिए थे, जब आपने विदाउट स्लैब लिए थे, तो आपने सी नॉट कितना बताया था? बोलिए ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना लिया था? डी। अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, है ना? तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, करना चाहिए, लिखो तो ऐसा नहीं होता। तो सी डिवाइडेड बाय सी नॉट दैट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और इसको डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। देखो बेटा क्या बचा? क्या बचा? देखो ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या मिला? डी डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 1 अपॉन डी बाई डी माइनस टी बाई डी, so that is equal to 1 upon बोलो 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय डी। अब अपन के पास में आ गया सब कुछ की वैल्यू, बस लगानी है और क्या? लगा दो। क्या मिला? एक मिनट, क्या मिला? देखो बेटा, यहाँ पर आपको मिला c डिवाइडेड बाय c नॉट। एक मिनट पहले जस्ट 1 सेकेंड। This is c divided by c naught that is equal to 1 minus t divided by d, which implies c is equal to c naught 1 minus t by d। और ये फॉर्मूला आ गया। कुल मिला के जब भी अपन मेटल के प्लेट लगाते हैं तो हमें पता चल गया कि भाई या पहली वाली केस में हमने क्या किया था? हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? दो प्लेट के बीच में शिवा, हमने दो प्लेट के बीच में क्या लगाया था? कंडक्टिंग स्लैब हम लोग लगाए थे, एक मेटालिक स्लैब लगाया। मान लो कि मैंने मेटालिक स्लैब नहीं, बल्कि मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ एक ऐसा वाला कैपेसिटर बनाया जिसके अंदर में मैंने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को लगाया। तब क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से क्या वो स्लैब के अंदर जो फील्ड है वो जीरो होता है या कुछ तो भी फील्ड होता है? मेरे पास एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा मेरे पास दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट, इसका नाम दे दिया मैंने ए और बी। ठीक है, इसको लगा दिया दो स्टैंड के ऊपर। ठीक है, दूसरे वाले को जैसे बेसिक हम करते हैं वैसे उसको ग्राउंड कर दिया। मैंने उठाया, चार्ज दे दिया प्लेट ए को,
इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने एक और प्लेट लगाया जो किसका मटेरियल का है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का है। कैसा मटेरियल का है, तो बोले हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, के, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी रखी, इसकी थिकनेस कितनी रखी, तो बोले हमने रखा के, समझ रहे हो, के ना, सॉरी टी, कितने का थिकनेस रखा हमने, टी थिकनेस का हमने यहाँ पर रखा। तो बताइए यहाँ जहाँ हवा है वहां पर फील्ड कितनी होगी, बोलो। यहाँ जो फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो बची हुई जगह है यहाँ पर भी कितनी आएगी, वही रहेगी, कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला याद हो गया सबको, फॉर्मूला याद हुआ, फील्ड का फॉर्मूला क्या है जब चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हमने डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल को लगा दिया भाई लोग, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जहां पर लगा है वहां पर फील्ड उतनी ही रहेगी या कितनी हो जाएगी, चलो ये बता। कम तो हो जाएगी लेकिन कितनी, के टाइम्स कम, यानी जितना हवा में है उससे हमको के टाइम्स कम हो जाएगा, ऐसा क्लियर। तो भैया चार्ज निकाल लो, स्टेप नंबर 1, चार्ज कितना है, तो भैया सिग्मा इंटू ए, ये मिल गया हमको, है ना। स्टेप नंबर 2 हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालो। किस किस के बीच में निकालो बच्चों, ए और बी के बीच में निकालो। तो ए और बी के बीच में हमने बोला फील्ड पता है और डिस्टेंस पता है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो अब बताइए कि यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकालूं मैं, एक जगह तो मेरे पास स्लैब आ गया, तो स्लैब आने की वजह से जहां स्लैब रखा हुआ है उस स्लैब वाली जगह में ही फील्ड कम हो रही है, जिसकी वजह से ए और बी के बीच का पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, वो कम तो होगा ही होगा। कितना पोटेंशियल आ जाएगा, एक तो हवा वाला एरिया का लेकिन जहाँ पर हवा है उसकी फील्ड लेंगे और फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जहाँ रखा है उसकी फील्ड को लेकर के उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर हवा है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर हुआ, E1 मल्टीप्लाइड बाय कितना आया डिस्टेंस, जहाँ पर हवा है वो डिस्टेंस कितना है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है d, और जो स्लैब लगाया है उसकी थिकनेस है कितनी, t, तो बचा कितना डिस्टेंस, उसी का पोटेंशियल हो जाएगा, तो कितना आएगा, बोलिए d माइनस t। जो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना हुआ है ना काजल, वहां उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस है t, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ जो फील्ड है वो फील्ड कितनी कम हो गई, k टाइम्स कम हो गई, और थिकनेस कितनी है, दैट इज इक्वल टू t। तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा, प्लेट क्या है मेरे पास, a और b, पोटेंशियल कितने के बीच में है, a और b। तो जब a और b के बीच में का जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगी तो हवा में कितना फील्ड है इनटू हवा का डिस्टेंस प्लस जहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका फील्ड मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस किसका, स्लैब का। तो हमारे पास ये E1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जो फील्ड बनती है वो होती कितनी, वो कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने रखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d माइनस k बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू k मल्टीप्लाइड बाय t। बेटा इसमें जो कॉमन उठाना है सब उठाओ, सिग्मा कॉमन, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बचरा क्या है, d माइनस t फिर प्लस t डिवाइडेड बाय k, है ना। आज थोड़ा yeah, so you know now the charge, you know now the potential difference between the plate A and B. So what is the next one, next step क्या हमारा, हमको next step क्या करना है, C निकालना है। C निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था बेटा, Q by B, V of AB। Q कितना रखा था, सिग्मा इंटू A, और V AB अभी भी क्या निकाला था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आया, d माइनस टी
प्लस टी डिवाइडेड बाई के। लो सिग्मा सिग्मा काटो तो कैपेसिटेंस कितना आ गया बोलो, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा इनटू ए और ब्रैकेट पे कितना आया डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई कितना आ गया दैट इज के। बट कुल मिला के कैपेसिटेंस अब भी क्या हो जाएगी, जितना हवा में था उससे कम डिस्टेंस हो गया। मेटल लगाया तो भी बढ़ गया, मेटल लगाया था तो भी बढ़ गया, और हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया तब भी क्या हो गया, बढ़ गया। हमारे पास कैपेसिटेंस जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कोई भी चीज लगाते हैं तो वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो Cm is always greater than C0. So introduction of dielectric lamp inside the capacitor that actually increases the capacitor. अगर आप पूरा भरो तब भी और अधूरा भरो तब भी। Is it clear? इसकी एनर्जी में भी फर्क आएगा, इसकी फील्ड में भी फर्क आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, फील्ड भी क्या हो जाएगा, फील्ड हवा वाला कम नहीं होगा, कहाँ वाला कम होगा, सिर्फ जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाया वहां पर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, इसकी एनर्जी निकालनी होगी। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा मुझे, दिमाग लगाने को तैयार, मेरे को इसके अंदर का एनर्जी निकलवाना है भाई, कैसे निकालू। एनर्जी निकालने के कई तरीके, पहला तरीका हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, दूसरा हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी। अरे वी तो आपने आराम से निकाल सकता है, वी निकल गया था, टोटल वी निकल गया था, टोटल चार्ज पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी, राइट। तो आपने क्या देखा, चार्ज वही है, चार्ज वही है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उसके अंदर में डाल दिया, चार्ज जो है स्टोरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ गई, है ना। तो क्या हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, गिर गया, है ना। तो कैपेसिटी बढ़ जाने की वजह से चार्ज जितना दोगे उस बात पे एनर्जी डिपेंड करती है। ओके, तो आपको देख के समझ के क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा कि पोटेंशियल। आपने देखो एक बात बता, मानस भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहीं तो भी खो रहे हैं अपन। हाँ, यहाँ देखिएगा, अगर मैंने कैपेसिटर को लिया, ध्यान दीजिएगा सब लोग जो इधर उधर देख रहे हैं भटक रहे हैं, यहाँ आइए वापस, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ सुनिए। अगर मैंने कैपेसिटर के अंदर में बैटरी को कनेक्ट करके रखा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कैपेसिटर के साथ में बैटरी को कनेक्ट करके रखा तो पोटेंशियल सेम रहेगा। एक्सपेरिमेंट करते जाओ, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच में सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो बैटरी लगाया ना तुमने, बैटरी कांस्टेंट सप्लाई कर रही है उसको, पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, लेकिन मैंने उसको पूरे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। हाँ, बैटरी है ना बेटा, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तुमने, 15 वोल्ट की बैटरी वोल्ट लगाई उसके अंदर, तो दो कैपेसिटर को जोड़ के रखा, बैटरी कनेक्टेड है आपकी। जब तक बैटरी कनेक्टेड है तो क्या चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कुणाल को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है नहीं है, पक्का। जब तक बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि बैटरी एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ठीक। अपन एक काम करते हैं, कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाए, हमने कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए, चार्ज कर दिया और बैटरी को अलग कर दिया, तो उसके अंदर जितना चार्ज भर गया ना, इसके अंदर जितना भी चार्ज भर गया वो कम हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज, ठीक है। पोटेंशियल चेंज हो सकता है लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा, बिकॉज़ चार्ज है, जिसको चार्ज देने वाला है आपको ही, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम एक्शन ऑफ द चार्ज पॉइंट। छोटा सा चीज है, तो पता होना चाहिए, लेकिन आप कोई भी जैसे एक अल्पेन या कोई भी चीज ले लीजिएगा और इस अल्पेन को आप क्या करना, ऐसा कुछ दिखता है हमारा अल्पेन पीला वगैरह, ठीक है। अगर मैंने इसको पूरी तरह से चार्ज कर दिया तो सबसे पहले समझ जाओ कि तो इससे पोटेंशियल सफर कर जाएगा, लेकिन चार्ज डेंसिटी यहाँ पर मोर रहेगा और यहाँ पर आप देखोगे कि
जहाँ पर एरिया आपका ज्यादा है वहां पर लेस सिग्मा रहेगा। तो जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं वो शार्प पॉइंट से होंगे। नुकीला जो भी रहेगा ना सब जगह पर चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जहाँ पर नुकीला है वहां पर आपको चार्ज ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और लाइटनिंग कंडक्टर कैसे काम करता है ये तो मुझे अभी बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग बहुत होशियार हो, सबको अपने आप आता है। लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ लगाया जाता है? लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ लगाया जाता है? जो भी आपका एरिया होता है उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर में लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं, क्योंकि क्लाउड के पास में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है और जीरो पोटेंशियल। जैसे मैंने लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया तो वो क्या करता है, शॉर्टर डिस्टेंस फॉलो करेगा। मान लीजिएगा कि मेरे पास बादल में खूब सारे चार्ज है, लाइटनिंग कंडक्टर क्यों लगाते हैं हम लोग? लाइटनिंग कंडक्टर क्यों ही लगाते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर इसलिए लगाते हैं कि बादल में से जो चार्ज है वो धरती पे आती है ना। तो जैसे होती है तो वो क्या करता है, जो भी चीज रहता है ना शॉर्टर डिस्टेंस फॉलो करेगा। अगर मैंने सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर में लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया, वो अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है मतलब वो खुद क्या रहेगा, जीरो पोटेंशियल, राइट। तो सारा का सारा चार्ज किसके पास रहेगा? धरती पे आएगा कि वो कंडक्टर के पास आएगा? कंडक्टर के पास आएगा। वो बादल से सारा चार्ज देगा और क्या करेगा, अर्थ कर देगा, बिकॉज उससे कुछ कंडक्टर हो जाएगा, अर्थ कर देगा। और इसमें कितने भी चार्ज दे दो कुछ नहीं होगा और वो बिल्डिंग को नुकसान होने से बच जाएगा। उसके आसपास की जो भी एरिया है वहां पर बिजली नहीं गिरेगी और आपको कोई कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोल रही है तो बिजली नहीं गिरेगी, लाइटिंग नहीं होगा, लाइटिंग स्ट्राइक नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाइटिंग स्ट्राइक जो भी रहेगा 10 बिल्डिंग रहेगी, 10 बिल्डिंग में सबसे बड़ी वाली जो बिल्डिंग रहती है उसी को लाइटिंग स्ट्राइक करता है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा कि एक वन सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है और साथ में आप घूम रहे हो तो वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को जाके स्ट्राइक करेगा। जंगल में आप सुने होंगे कि आजकल रोज न्यूज में आता होगा, पेड़ के नीचे 3 लोग खड़े थे, उनके ऊपर गिर गई। गैया लोग जो थे तो जंगल में क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए बड़े बड़े पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। अगर वो वहां का सबसे ऊंचा पेड़ है तो क्या होगा, उसके अगर कड़की तो पेड़ के ऊपर गिरेगी और उनको नुकसान होगा, है ना। तो प्लीज टेक केयर कि जब भी होगे तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे छोटी वाली बिल्डिंग है ना उससे, और मेटल जो रहता है वो शील्ड करता है हमको और हमको इलेक्ट्रिसिटी से बचा देता है ना। तो ये बच्चे वाली खेल है आपको, है ना। बच्चे वाले खेल में ऐसा रहता है कि उसमें जैसा खेल खेलते हैं अपन कि मेटल का जो भी कंडक्टर रहता है, जैसे टेलीफोन बूथ है जो मेटल का बना हुआ है, अगर आप उसके अंदर जाके छूते हैं तो आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेगी। कांच पड़ा है और आप रोड में घूमने की पसंद कर रहे हो तो अगर रोड में घूमोगे तो बिजली आपके ऊपर गिर सकती है, लेकिन नहीं गिर सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, कार के अंदर चुपचाप बैठे रहना चाहिए। ठीक है, अगर गिरा कार में तो भी कोई दिक्कत नहीं, बारिश बंद हो जाएगी तभी चार्ज रहेगा, तब क्या करोगे, उसको पहले कहीं से डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ही आपको बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो वो भी डेंजरस हो जाता है। तो फैक्ट, हंसी मजाक नहीं है ये, फैक्ट है बेटा। तो क्या करते हैं, कोई ना कोई रेस्क्यू टीम, आप जाके बोलेंगे उनको कि भैया यहाँ पर चार्ज है, इस पे बहुत ज्यादा चार्ज इसके अंदर आ गया, बिजली गिर गई है, तो रेस्क्यू टीम आती है हाईवे में रेस्क्यू टीम आती है और वो डिस्चार्ज करके लेती है। इसका फैक्ट होता है। ठीक है, आजकल हाईवे में बहुत सारे बूथ लगे होते हैं, आप जाके उनको कॉल करोगे तो वो आते रहेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि आप वहां पर फंस गए तो क्या करेंगे, अगर आप फंस गए तो क्या करेंगे, जूम करते हैं रिकॉर्डिंग। Okay, let us do lots of questions today. Now the first set of the questions which is there, it is generally the 2 marks questions, 1.5 marks question, 1 mark questions, right? So these are very short questions which is comprising of 2 marks. The first one is related to capacitance and the capacitors. It shows that the graph in the figure shows the variation of the charge Q versus the potential of 2 different capacitors C1 and C2. The graph of the 2 capacitors have the same plate separation, but the area of C2 is that of double of C1. Which of the lines in the graph correspond to C1 and C2 and why? हमारे पास ग्राफ किस किस के बीच में बना हुआ है, ध्यान दीजिए। हमें चार्ज और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ
इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? कौन बताएगा मुझे इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी tan थीटा क्या बताएगा? कैपेसिटेंस tan theta 1 that is equal to q divided by say v, which is equal to क्या रहेगा? कैपेसिटेंस। समझ रहे? दिख रहा है सबको? q divided by v is equal to tan theta होगा ना, that is the slope, and slope is equal to q divided by v which is equal to c। तो a वाली लाइन आपको क्या बता रही है? a वाली लाइन that is equal to tan theta 2 है ना, and that is equal to q of a divided by the capacitance of the a। ठीक है, q of a divided by the capacitance of the a। नाउ इस क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या बताया गया है? देखिए, चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर्स के बीच में आपको डिस्टेंस सेम दिया गया है और क्या बदला है? डिस्टेंस सेम किया है और क्या बदला है? एरिया को बदल दिया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? कैपेसिटेंस किसका ज्यादा दिख रहा है और कैपेसिटेंस किसका कम दिख रहा है? देखिए, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। सबसे पहले क्या दिखा आपको? यहाँ पर आपको दिख गया बच्चों कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। थीटा 1। इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए is greater than the capacitance of the B। ये तो पता चल गया अपन को, क्योंकि इस फॉर्मूला से हमको ये मालूम चल गया tan थीटा जिसका ज्यादा उसका कैपेसिटेंस क्या है ना, tan थीटा जिसका ज्यादा, इसका मतलब उसका थीटा तो ज्यादा है ना, इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस भी ज्यादा। तो हम लिखते हैं दो कैपेसिटर्स है हमारे पास, तो दोनों कैपेसिटर्स में क्या सेम रखा है? बोला डिस्टेंस है। तो हमने लिखा C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाय D। दूसरे का क्या रहेगा? एरिया ज्यादा, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू 2A डिवाइडेड बाय D। इसका मतलब C2 जो है C1 मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना। तो इससे क्या पता चला हम लोगों को? हाँ, दिया तो है बेटा, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या दिया है क्वेश्चन में? The two capacitors have got the same plate separation। देखो D सेम है दोनों का, क्या सेम है? D सेम, और C2 का एरिया जो है वो C2 का है ना, वो डबल है। तो इसका मतलब है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वो क्या रहेगा? जिसका कैपेसिटेंस, जैसे इसका मतलब क्या रहेगा बेटा? कौन है? ए कौन सा? किसका कैपेसिटेंस ज्यादा था हमारे पास? ए है ना। तो किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है? तो बोले ए का। हाँ, और दूसरे का कैपेसिटेंस बी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? समझ में आ गया ना सबको? हाँ, यस मैम। तो आपको पता है कि C2 है बड़ा वाला, C2 क्या है? CA है, और C1 क्या है? दैट इज इक्वल टू CB है। आपको ये पूरी की पूरी बातें लिखनी पड़ेगी। अभी समझ में बात? यस मैम। किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन वापस की जरूरत है तो प्लीज बताएं। मैम रमनी, हाँ बोल। मैम यहाँ पे थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, तो वो तो वही क्लियर हो गया कि जो ग्राफ उसने आपको पूछा है दूसरा पार्ट वाई, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिर्फ उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं पूछा उसने वाई भी पूछ दिया ना बेटा, तो वाई का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, या इसलिए आपको लिखना पड़ा। इज दिस क्लियर? राइट, ओके। नेक्स्ट है कुणाल, या सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इट इज फॉर यू। द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is filled consecutively with two layers of thickness D1 and D2 having the relative permittivity of K1 and K2. This is a spelling A mistake. K1 and K2 respectively. If the area of each plate is A,
व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमारे पास दो प्लेट्स लगे हुए हैं और बोला है the space between the plate is filled consecutively with two dielectric layers of thickness d1 and d2। इसका मतलब यहाँ उसने d1 डिस्टेंस पर पहला वाला कैपेसिटर भर दिया और यहाँ पर कोई दूसरा कैपेसिटर भर दिया। पहले वाले की कैपेसिटी जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है k1 और दूसरे की और इसकी डिस्टेंस d1 और इसका d2, एरिया दोनों ही का प्लेट का कितना है दैट इज इक्वल टू ए। तो इसका टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। सीरीज जैसा नहीं दिख रहा है? दोनों कैपेसिटेंस आपको कैसे दिख रहे हैं शिवा? दोनों कैसे दिख रहे हैं? दोनों कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं। कौन कौन से कलर का है बेटा? दो कैपेसिटर्स के अंदर में जो भरा है मैंने उसको कौन कौन से कलर का दिख रहा है? येलो है ना। तो इसके अंदर में जो अपन लोग देख रहे हैं तो एक में d1 है और एक में d2 है। दोनों कैसे लग रहे हैं? आपको ऐसे लग रहा है कि दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में अपन बोलेंगे कि पहले का जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? बोलिए। एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो यही है पहले वाले के लिए d1 और उसकी जो कैपेसिटेंस है कितनी हो जाएगी? k टाइम्स क्या होती है? बढ़ जाती है। और c2 कितना है? वो भी कितना रहेगा? एरिया सेम है डिवाइडेड बाय d2 और यहाँ पर k1 है तो यहाँ क्या आएगा? k2। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस इन सीरीज बताइए? दैट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। बताइए कितना आया इसके अंदर? 1/c1। इसका मतलब ऊपर आएगा d1, नीचे क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट a इनटू k1। दूसरा क्या आ जाएगा? d2 और क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट a और यहाँ क्या आ जाएगा? दैट इज k2। एडिंग आप कर सकते हो? एडिंग आप कर सकते हो? समझ में क्या आया कि ऐसे अगर भरे जाएं तो आपको कैसे दिखना चाहिए कि वो दोनों सीरीज, और सीरीज का फॉर्मूला सबको आता है ना? c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। पैरेलल में ऐसा उल्टा करते हैं उसमें ना डिस्टेंस तो सेम है, क्यों रहता है वो भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है? जस्ट 1 सेकेंड ना। अगर ये वाले आंसर कंप्लीट यहाँ पर नहीं है, याद देखिएगा अगर पैरेलल में होता, देखो इस केस में क्या सेम रहता मालूम? यहाँ ये प्लेट ए है और ये वाला प्लेट हमारा बी है। यहाँ किसी का डाउट है वो, ठीक है? यहाँ देखिएगा कि मैंने अगर इसमें कैपेसिटर्स को यहाँ भर दिया, क्या कैपेसिटर्स का जो मैंने इसमें k1 वाली जो मटेरियल का डायरेक्ट भर दिया और यहाँ दूसरा जो मैंने भरा काम गया वो भर देते और यहाँ हमने भर दिया दैट इज कितना का? दैट इज इक्वल टू k2। तो आप क्या देख रहे हो दोनों के लिए? जब मैं कनेक्शन करूंगी बैटरी के साथ, हाँ, तो आपको पता है कि मेरा जो A रहेगा उसका पोटेंशियल से VA रहेगा और उसकी पोटेंशियल कितनी आ जाएगी? VB आ जाएगी। दोनों के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल से इसका मतलब ये क्या कनेक्शन माना जाएगा? पोटेंशियल से मतलब ये क्या कनेक्शन माना जाएगा? पैरेलल। तो भैया एरिया तो सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। एरिया आपका अलग अलग हो जाएगा। तो पता नहीं है, मैंने यहाँ पर आधा आधा टाइप का दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आधा आधा होगा, है ना? जो आपकी वैल्यू रहेगी, मान लो यहाँ से मैंने कर दिया, देखो यहाँ तक का कर दिया, यहाँ मैंने इसको 3/4 मैंने k2 से भर दिया और 1/4 k1 से भर दिया। एरिया अलग अलग है बेटा, लेकिन क्या सेम है इन दोनों में? क्या सेम है दोनों में? पोटेंशियल सेम है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी आपका सेम। तो डायग्राम देखना और उसके बाद में उसकी कैपेसिटेंस को निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट वन, an uncharged insulator of conductor A is got here the charged insulated conductor B. What happens to the charge and the potential of the B? An insulated conductor A है और इस पे हमने चार्ज दे रखा है। इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब होता है
कि एक ऐसा कंडक्टर जो धरती माता को नहीं छूएगा, समझ गए? धरती को छुएगा तो सारा चार्ज धरती माता सीता मैया को जैसे लेके गई वैसा लेके चला जाएगा, है ना? तो वैसा नहीं होगा यहाँ, ठीक है? ओके, आपके पास ए है। अब इसके बाद इस अनचार्ज कंडक्टर ए, सॉरी यहाँ ए अनचार्ज है, इट इज गॉट नियर अ चार्ज कंडक्टर दैट इज बी। मेरे पास एक बी है कंडक्टर जो ऑलरेडी क्या है, चार्ज है, बी चार्ज है और ए अनचार्ज है। क्या होगा बी के चार्ज को और क्या होगा बी के पोटेंशियल को? आप देखिएगा इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव चार्ज तो आ ही जाएगा। और क्या हो रहा है, ये जो ए वाला पोटेंशियल अनचार्ज पहले था उसमें इंडक्शन की वजह से चार्ज आ गई और जिसकी वजह से क्या हो गया, बी का पोटेंशियल क्या होगा, बोलो जाएगा। बी का पोटेंशियल क्या होगा, और चार्ज पे क्या असर पड़ेगा, चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल कम होगा एंड देन चार्ज क्या रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये पूछने जाएंगे कि स्पेरिकल कैपेसिटर को नाम बताएगा। स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मैंने वही सिखाया था कि इसका रेडियस r है, स्फीयर है मेरे पास, उस स्फीयर का रेडियस है, ठीक है? उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? 4 pi epsilon naught into r। किसी को याद है? एक बच्ची ने बताया मुझे, चलो एक बच्ची ने बताया, कोई दिक्कत नहीं, शेयर द करेक्ट आंसर। या तो आपके पास अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, ध्यान देखिएगा, हमारे पास n स्मॉल ड्रॉप, कितने छोटे n ड्रॉप, n ड्रॉप है हमारे पास और they all coalesce to form a big drop, ठीक है? और क्या बोल रहा है, बड़ा सा वॉल्यूम बन जा रहा है। काफी यहाँ ध्यान से देखो, मेरे पास कितने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, n, ठीक है? मुझे नहीं पता n कितना है, हर एक की रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r और कितना इसको पोटेंशियल दिया गया है, हर एक को दिया गया है। अब ये सारे जुड़ते हैं और एक बड़ा स्फीयर जिसकी रेडियस r है बन जाता है, ठीक है? तो पता करो, बोलता है कि जो नया वाला ड्रॉप है उसकी कैपेसिटी कितनी है और जो नया वाला ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल क्या बनेगा। समझ में आया क्वेश्चन के? Is the question clear to all of you? Those sitting inside? Yes, no? सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? Yes, हाँ भैया, एक एंड ड्रॉप का है, उमेश, भक्ति, तनिषा, वंशिका, यस, यहाँ जो बैठे हैं अंशिता, कृष्णा, क्वेश्चन समझ में आया? सबको आया? मतलब पोटेंशियल है, इसका मतलब ऑलरेडी हर एक के पास में चार्ज भी है बाबा, हर एक के पास में चार्ज भी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले बताओ मुझे। जब भी जो भी चीज कोई होती है, आइसोलेटेड सिस्टम अगर मान के चले, आइसोलेटेड सिस्टम मान के चले, तो आप मुझे बताइए क्या चार्ज कंजर्व होता है? ये जितने छोटे छोटे ड्रॉप्स में जितने चार्जेस हैं, क्या बड़े ड्रॉप में भी उतना ही चार्ज रहेगा या चार्ज कुछ नुकसान हो जाएगा? कंजर्व, सब बताएं, कंजर्व हो जाएगा। अलग अलग हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बता दो। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज में? हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, अंकन पांडे आर यू देयर? यस मैम। या तो इसमें आप बता दो कि जैसे चार्ज कंजर्व होता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में। तो आइसोलेटेड सिस्टम में तो भैया चार्ज का नुकसान
नहीं होगा। हाँ तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज होगा। अच्छा वॉल्यूम के बारे में क्या बचपन वाली बात, बहुत सारे ड्रॉप लेकर के एक ड्रॉप बनता है तो वॉल्यूम का क्या कहते हैं, बोलिए। हाँ वॉल्यूम का क्या होगा, 4/3 पाई आर। तो वॉल्यूम ऑफ n drop is equal to volume of one big drop. बात समझ में आ गई? Yes? हाँ बोल रहा है वॉल्यूम का ड्रॉप कितना आएगा, क्लियर है ना रे बेटा? 4/3 pi small absolute that is equal to capital 4/3 pi capital absolute ना। क्लास 10 में बहुत सारे नाम किए हैं इससे रिलेटेड, किए कि नहीं? हाँ तो आपने क्या किया, n into small r cube that is equal to capital R cube। बेटा कैपिटल R का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा क्या, 1/3 n raised to the power of 1/3 into small r देंगे तो चल जाएगा का रेडियस निकाल लिया रे बाबा, रेडियस निकाल लिया। तो व्हाट इज द इनिशियल चार्ज, इनिशियली कितना चार्ज था, बोलिए। इनिशियल चार्ज ऑन n spheres, so that is equal to n, है ना? तो हमने कैपिटल Q लिखते हैं, कैपिटल Q is equal to n into capacitance of the small drop multiplied by V। क्लियर है बाबा? ये कितना होता है, 4 pi epsilon naught multiplied by r, so n into 4 pi epsilon naught into r into e, ठीक है? Initial sphere, what is the final sphere on the big charge? Final charge on big charge, वो भी कितना रहेगा, क्यू क्यू बिग चार्ज। कारण बताओ, चार्ज इज क्या आ जाएगा, सारे चार्ज कंजर्व हो रहे हैं, इसलिए दोनों चार्ज सेम रहेगा। तो इसका मतलब फाइनल चार्ज कितना है बेटा, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू द फाइनल कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप multiplied by volume of the big drop, right? What is the capacitance of the big drop? 4 pi epsilon naught into r multiplied by e big, mass is 1, mass is 2। क्या मुझे दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, क्या मुझे दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, हाँ बोलो। तो पहले वाले का चार्ज कितना पाए थे, पहले वाले का चार्ज कितना पाए थे, ये इनिशियल वाला है और ये वाला फाइनल। क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। क्यू इनिशियल की वैल्यू लिख लो n into 4 pi epsilon naught into r multiplied by initial potential, that is equal to 4 pi epsilon naught r into v of the big sphere। 4 pi epsilon naught दोनों साइड कैंसिल हो गया, एंड तो आपको क्या चाहिए, v वाला बिग स्फीयर का। हेलो प्लीज बेटा बच्चों, मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। हाँ 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 मालूम है बेटा, प्लीज हो गया। ओके अब आ गया, यस मैम। C is equal to n r v divided by r, ठीक है? अब क्या होगा, अब बताओ कितना क्या आ रहा है इसमें, n पता है, r पता है, v पता है, r पता है, n raised to n और यहाँ पर क्या आएगा, raised to the power of 1/3 r, देखो कट गया r, तो v भी कितना आया बताइए, v भी कितना आया, n raised to the power of 2/3 और इनिशियल जो भी इसका पोटेंशियल है या नहीं, तो पोटेंशियल कितना हो गया, पहले जितना था उसका
n raised to the power of 2.3 और मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल जो भी उसका पोटेंशियल था उसके पोटेंशियल के बराबर आ गया। आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं। क्या तो अरे 7:20 हो गए, तो अभी है किसी का क्लास की कंटिन्यू कर सकते हो? मैंने गोगी सर का क्लास है ना, गोगी सर का क्लास है, बताइए आप लोग। We will continue in the next class, and I thought of starting with a new chapter. The next class we will start electricity. Let's see what's happening. Right? Tara, bye. See you. Good night. बाय मैम, गुड नाइट।